हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और 3 जून के करंट्स विद सिड के इस सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जिन जिन को ज़रूरत है, जिन जो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी किसी भी पर्टिकुलर सरकारी एग्जामिनेशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ ग्लोबल फूड अवेलेबिलिटी। तो भाई एक्चुअल में इशू क्या चल रहा है कि कोविड का टाइम हुआ। कोविड के टाइम से फूड क्राइसिस स्टार्ट हुई थी। कोविड के बाद उस बीच में तमाम क्राइसिस भी आई थी, बीच में साइक्लोन्स भी आए थे, निसर्ग आया था और इस तरह के 2-3 इवेंट्स हुए थे यहाँ इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी। यूरोप में, इटली में जहाँ पर आग लग रही थी वहीं पे दूसरी साइड फ्लड आ रहे थे। तो इस तरह के कई क्राइसिस कंटिन्यूसली चलते रहे। इसके अलावा मतलब कि ग्लोबल लेवल पे भी पेंडेमिक चल रहा था और लोकल लेवल पे भी क्राइसिस क्रिएट हो रही थी कंटिन्यूसली। उसके बाद से यूक्रेन रशिया जो अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद से और ज़्यादा डिमांड, जो कहते हैं ना, क्राइसिस बढ़ गई है फूड की। तो उसको लेकर फूड प्राइस इंडेक्स जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का निकलता है, वो इस साल का 2020 ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड प्राइसेस, ये अभी रिसेंट में आई है। अब इसमें बहुत कुछ मेंशन्ड है कि किस तरह से हंगर लेवल मतलब सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को सरपास करते हुए फाइनली आज के टाइम पे ये हालत हो गई कि 19.3 करोड़ लोग, ये देखिए यहाँ मेंशन 19.3 करोड़ लोग अभी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जैसे यूक्रेन रशिया वन ऑफ द मतलब मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स के बिगेस्ट सप्लायर्स हुआ करते थे, वीट के स्पेशली, है ना। तो अब ऑल दो इंडिया अपने इनिशिएटिव्स चला रहा है और रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है ताकि वर्ल्ड इनसिक्योरिटी, जो फूड इनसिक्योरिटी चल रही वर्ल्ड में स्पेसिफिकली वीट को लेके और बाकी जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं उनको लेकर, तो वो काफ़ी हद तक कोप अप कर सके फॉर वर्ल्ड। बट स्टिल एक इकलौती कंट्री या कुछ कंट्रीज मिलके उतना नहीं कर सकती कि जितना रशिया और यूक्रेन मिलके कर रहे थे। फिलहाल ये रिपोर्ट है, आप चाहो तो एक बार को रीड कर लीजिए। बहुत कुछ खास ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन जैसे आप मेंस वगैरह में आंसर राइटिंग में इस तरह के पॉइंट्स को यूज अप कर सकते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने जो है ऑलरेडी इस चीज़ को लेके वार्न किया है कि एक्यूट फूड क्राइसिस अभी और ज़्यादा भयंकर मतलब जो कहते हैं ना खतरनाक होने वाला है कुछ कंट्रीज में। तो वर्ल्ड बैंक के भी सर्वेज हुए हैं, उन्होंने भी बताया है कि 83 कंट्रीज में हालत ये हो गई है कि मतलब खाना वहाँ ख़त्म ही होने को ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी हम लोग जैसे जान ही रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स वगैरह तमाम इस तरह की प्रोवाइड की जा रही, दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली आज के टाइम पर। श्रीलंका आज के टाइम पे काफ़ी हद तक इसी तरह का हाल हो रखा है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इश्यूज इस समय बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं और अफ्रीकन कई नेशन से जहाँ पर इस तक क्राइसिस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। बीच में मंकी पॉक्स वगैरह भी आया था, इस वजह से भी डिस्टर्ब हुआ। तो वही चीज़ है कि तमाम इस तरह के क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो एक्यूट शॉर्टेज हो रही है फूड की, वो बढ़ती जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और आने वाले टाइम में भी कम होते हुए दिख नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की कमोडिटी मार्केट आउटलुक एक रिपोर्ट आई थी, इस तरह क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके पूछ लेते हैं तमाम एग्जामिनेशंस में, ये याद रखिएगा। तो उसमें रिपोर्ट में जो आया था वो यहाँ पर ये मेंशन्ड है आपका, एक बार को आप देख जाइए, मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट अभी आई है वो, और उसमें क्या मेंशन्ड है ये दोनों चीज़ें आप एक बार को देख जाइए। आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत मेंशन्ड है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रीन का। 5 साल से लगातार ये चल रहा है। वीट को लेकर स्पेशली इंडिया का प्रोडक्शन रेट बहुत हाई रहता है, फर्स्ट नंबर पर रशिया था। चलिए आगे चलते हैं। कुछ खास यहाँ पर भी नहीं है। चंदलोदिया रेलवे स्टेशन अहमदाबाद का, वहाँ पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म और बुकिंग काउंटर बनाया गया, उसका इनाग्रेशन किया अभी होम मिनिस्टर साहब ने। इसके अलावा नीति आयोग ने एक आयुष बेस्ड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि कोविड 19 को
और प्रॉपरली कंटेन किया जा सके, जो थोड़ा बहुत भी स्प्रेडिंग हो रही है वो भी कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इस बार का कोल का, पिछले का मतलब पिछले साल कंपैरिजन में 78.5% ग्रोथ हुई है। खैर वो चीज़ तो इस वजह से भी है क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से और उसके बाद जो हैवी रेनफॉल की वजह से कोल का प्रोडक्शन एक्सट्रीमली लो हो गया था। तो अब उसकी बजाय उसके बाद अभी जो ग्रोथ अगर बढ़ रहा है तो वो नॉर्मली जो आप देखेंगे, अगर 3-4 साल का रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 78.5%, हाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने वेस्टर्न रीजन रिव्यू मीटिंग में की है पुणे में। ठीक है, किसको लेके? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको लेके और भारत डिजिटल मिशन को लेके। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा सच बताने को है नहीं। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा बीच बीच में पॉज कर रहा हूँ ताकि आपको लगे अगर कुछ कि हाँ ये रीड करने लायक है तो एक बार रीड कर जाइए। इसके अलावा जो अभी इम्पोर्टेंट जो मुझे दिखा वो ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो अब फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है। कहाँ पर है ये? तेलंगाना का। ये देखिए एनटीपी से रामागुंडम लोकेशन है, ये तेलंगाना में है और यहाँ पर 100 मेगावाट का जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, अब वर्किंग में है। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रखी थी कि इससे पहले जो है केरला का, ये देखिए कायम कुलम ये लोकेशन है, यहाँ पर 92 मेगावाट का ये अभी जून में ही कमीशन किया गया है। कमीशन मतलब कि अभी स्टार्ट किया गया है, यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है। और उससे पहले आई थिंक अगस्त में देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है आंध्र प्रदेश के सिम्हाधारी में भी एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जा चुका है। फ्लोटिंग पावर प्लांट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये ज़्यादा बेटर है नॉर्मल जो सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं उससे, इसके बारे में भी देखते हैं। इसके अलावा देखिए 217 मेगावाट ऑलरेडी जनरेट कर रहा है आपका साउदर्न रीजन जो है, इंडिया का साउदर्न रीजन ऑलरेडी 217 मेगावाट जनरेट कर रहा है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल में नहीं, ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़े हुए हैं। कुछ करंट्स के फैक्ट्स जो हैं जैसे कि 93,000 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इसको लेकर, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी जो स्कीम्स हैं इनके थ्रू फार्मर्स वेलफेयर और उनकी इनकम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसमें काफ़ी हद तक सफल हो रही है गवर्नमेंट अपनी। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक कई तरह की रहती हैं आपकी, ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकल इरिगेशन होता है। तो ये इरिगेशन के तरीके मतलब ऐसे रहते हैं जो आप कहते हैं ना कि वाटर हार्वेस्टिंग करते हुए पानी का कंजर्वेशन करते हुए आप फार्मिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पानी भी की भी बचत हो रही है, क्राइसिस नहीं होगी। जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल वगैरह जिस भी वाटर रिसोर्स के थ्रू अगर वाटर का एक्सेस किया जा रहा है फार्मिंग के लिए, तो वो कहते हैं ना सस्टेनेबल फॉर्म में जो है वो यूजेज होगा, और उसके साथ फार्मिंग में भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर मिलना जरूरी रहता है ना। अब इसके अलावा देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पर और था, एक्सेलरेटेड इरिगेशन, एक सेकेंड रुकिए, प्रॉफिट प्रोग्राम है ना, बेनिफिट प्रोग्राम। देखिए एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये भी एक पार्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही। तो इसके अंदर में भी लगभग 60 परियोजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, 60 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस हैं। तो ये सब क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी प्रीलिम्स में इस तरह क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं पीसेस वगैरह के। और करेंट्स के हिसाब से कुछ खास यहाँ पर मेंशन है नहीं, आप लोग ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक पोर्शंस में पढ़ चुके हैं। हर खेत को पानी, ये भी देखिए 3 वो हैं जो पार्ट जो है कृषि सिंचाई योजना के। एक तो आपका वो हो जाता है वाटर
वाटरशेड प्रोग्राम जो है वो है, हर खेत को पानी एक प्रोग्राम है, और एक्सेलरेटेड, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, हाँ, एक्सेलरेटेड इरिगेशन जो बेनिफिट प्रोग्राम है, ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो आपका कृषि सिंचाई योजना है, इसके अंडर में ही आते हैं तीनों। उसके अंडर में सब स्कीम्स वगैरह जो चलती हैं वो हैं, और ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, तो दोनों की तरफ से इन्वेस्टमेंट रहता है, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शंस में कवर्ड रहती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं स्पेंड करूँगा। बस ये है कि थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए हो जाए, इस वजह से मैंने देखिए अंडरलाइन कर रखी हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो जाती हैं, तो प्लीज़ इसको एक बार रीड कर जाइए, इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर जाइए। बाकी ज़्यादातर चीज़ें मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। स्टील सेक्टर पर जो ग्रीन स्टील है उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट टू वेल्थ इन स्टील सेक्टर, देखिए हम लोग आज के टाइम पे रिसाइकलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। 6 आवर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह पीसीएस के एग्जाम्स में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं स्टेट एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ग्रीन स्टील काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे रिसाइकलिंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है, और स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो काफ़ी इजीली रिसाइकल हो जाता है, और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्टील के प्रोडक्शन से बाई प्रोडक्ट्स वगैरह जो निकलते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे स्लैग है या फ्लू गैसेस वगैरह हैं, इन सब का यूजेज वगैरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काफ़ी कर लिया जाता है। फिर सेकेंडली स्टील वगैरह जो स्क्रैप कलेक्ट होते हैं, उनके थ्रू भी स्टील को रिसाइकिल करके बनाया जा सकता है, तो वेस्टेज मिनिमम होगा। रिसाइकलिंग हो रही है तो ग्रीन इनिशिएटिव ऑलरेडी ज्वाइन कर ले रहा है। सेकेंडली जब रिसाइकलिंग होती है तो उसमें ना वेस्ट प्रोडक्ट जो कहते हैं ना, गैसेस वगैरह, वो कम एमिट होती हैं। जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाली गैसेस होती हैं ना, वो काफ़ी कम क्रिएट होती हैं, तो इस वजह से काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि रिसाइकलिंग इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये देखिए यहाँ मेंशन भी है, स्टील प्रोड्यूस यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल सच एज स्टील स्क्रैप एमिट्स सब्सटेंशियली लेस इमिशन, मतलब बहुत ही कम एमिशन होता है इसका। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसकी रिसाइकलिंग को, और इस पे इसके रिगार्डिंग अभी काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं और कई तरह के इनिशिएटिव्स चालू किए जा रहे हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत इसको भी कवर किया जा रहा है ना। हम लोग लास्ट फ्यू वीडियोस में कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, इन टॉपिक्स को, तो इस वजह से अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को प्लीज़ कवर कीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगी ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये देखिए इसके बारे में डिटेल्स देना स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ये देख लिए कि अगर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का यूजेज होना स्टार्ट होता है तो पर ईयर जो है 1.65 लाख टन कोयला जो होता है उसका कंजम्पशन प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब कि 2.10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो है प्रोडक्शन, वो रुक सकता है। मतलब उतना प्रोडक्शन हम लोग सेव कर सकते हैं, उतना नहीं प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, वो बेटर है। तो अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। सेकेंडली जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होते हैं वो काफ़ी हेल्प इसमें भी कर जाते हैं कि जैसे आपका, अच्छा, ये आईएसए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, एक बार के इसके स्टैटिक पोर्शंस जो हैं ये प्लीज़ रीड कर जाइएगा। ये आपको यूजुअली मैगजीन्स वगैरह में भी दिख जाता है, तो बहुत खास ऐसा सच नहीं है कि यहाँ पर कवर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार को ये मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये टॉप पर्टिकुलर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं बता रहा था फ्लोटिंग पावर प्लांट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसलिए ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि देखिए लैंड की क्राइसिस ऑलरेडी है, स्पेशली अपने कंट्री में, जहाँ पर पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू द लैंड जो एरिया हम लोग का है, तो वो पॉपुलेशन बहुत हाई है। और इसके अलावा हम लोग बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर में बूस्ट करना, वहाँ लैंड की रिक्वायरमेंट, तो लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहते हैं ना एसेट है अपने कंट्री के लिए। तो इसलिए फ्लोटिंग पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं। सेकेंडली फ्लोटिंग पावर प्लांट्स लगाने का बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका जो, एक सेकंड के लिए, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कि ज़मीन पर जो सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है उनसे काफ़ी अलग होते हैं ये। क्यों अलग होते हैं? एक ऐसा विकल्प है ये जिसमें वाटर बॉडीज़ के जो सरफेस है, वाटर बॉडीज़ के सरफेस है, वहाँ पर फोटोवोल्टिक पैनल लगाए जाते हैं, है ना। तो जब लैंड पे लगाया जाता है तो उस पे कई तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ग्रिड कनेक्टिविटी, या लैंड जो आपका
होना चाहिए, आपके पास लैंड होना चाहिए, उसके लिए परमिशन होनी चाहिए आपके पास। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स में परमिशन उतनी ज़्यादा टफ, उतनी जो कहते हैं ना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इस वजह से इस तरह की सिचुएशंस का बेनिफिट हो जाता है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स में। और दूसरा कि जो कहते हैं ना कि वाटर का एवेपोरेशन रेट है तो वो कम हो जाता है, इसकी वजह से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम रहता है, तो इसकी वजह से तमाम जो पोल्यूशन वाली जो इशू है उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। आप जान रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सबसे बड़ा जो भागीदार होता है वो वाटर वेपर ही होता है ना। लेकिन अब आप एवापोरेशन को तो पूरी तरह से ख़त्म कर नहीं सकते हो, वाटर बॉडीज थोड़ी ना पूरी कवर करने बैठोगे। पर यह है कि जब आप सोलर प्लांट लगा रहे हो तो उससे काफ़ी हद तक प्रिवेंशन होता है वाटर इवेपोरेशन की, तो ये भी एक बहुत हद तक बेनिफिट है इसका। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है ये टेक होम राशन। तो क्या हो रहा है, नीति आयोग और बर्ड फ्लू प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो ये है कुछ नहीं, यहाँ पर बस इतना है कि टेक होम राशन कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इन जनरल, एक मतलब जो इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी कुछ खास इसमें ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिसी वगैरह बनाई जा रही है ऐसा कुछ, बस ये अप्रिशिएट किया गया गवर्नमेंट को कि कितना अच्छा काम, कितना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, और तारीफ़ें हुई हैं बेसिकली। और कुछ खास यहाँ पर है मुझे दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्मली स्किप कर गया। हाँ, ये एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में जानना जरूरी है, तो ये इनिशिएटिव के बारे में जानते रहें। किन की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, क्या रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। किन किन स्टेट गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये अभी इसको मतलब इसके अंदर जो है इसके अंडर में प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इस पे काम चल रहा है इन स्टेट्स में। ठीक है, फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर एक ऐप बनाया गया है, मैं बता रहा हूँ कौन सा ऐप है, ये देखिए SUP CPCB नाम का एक ये ऐप है, और यहाँ पर डायरेक्ट कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है और डायरेक्ट एक्शन होगा। फ़ोटो खींच के अपलोड करना रहेगा कहीं पे भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर यूज़ हो रहा है, और तुरंत इमीडिएटली उसके बेसिस पे एक्शन लिया जा सकता है उस जगह का। तो कौन कौन से सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप एक बार को चाहे तो देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं, ये सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आते हैं आपके, एक बार को रीड कर जाइएगा वीडियो पॉज करके। और आज का लास्ट टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए $1 बिलियन, है ना। इसके अलावा इससे पहले भी कई छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं अलग अलग स्टेट्स को, आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स में, जो है वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। कोविड के बाद से इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो यहाँ पर मैंशन है एक बार को ज़रूर देखें। और इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और PIB इन तीनों के टॉपिक्स को कवर करके बहुत जल्दी एक दूसरा वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।